अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। मोहम्मद अकबर बाजवा। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी मीटिंग के बाद एक 14 रुकनी सियासी कमेटी का ऐलान हुआ। उस ऐलान के बाद जो नाम उस कमेटी के अंदर सामने आए उनके बाबत ये बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने ये सजेस्ट किए और उनकी हिदायत पर यह कमेटी कायम की गई। लेकिन उसके बाद बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और ख़ासतौर पर ऐसे रहनुमा जिन्होंने वाकई पिछले एक साल में काफ़ी सऊबतें बर्दाश्त की हैं और बड़ी मुश्किलें झेली हैं उन्होंने, वो उसमें शहरियार आफरीदी साहब टॉप ऑफ द लिस्ट। कोहाट में एक जलसे से खिताब में उन्होंने मतलब बाकायदा वो ऐसे इख्तलाफ का उन्होंने खुलकर इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरा मतलब सब्र ना आजमाया जाए और साथ उन्होंने ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक उन्होंने बात की कि पार्टी में इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। एट द वेरी सेम टाइम इमरान खान साहब भी ये कह चुके हैं कि हमारे कुछ लोग दूसरों के साथ राबतों में हैं और वो चाहते हैं कि पार्टी टूट जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया, अली मोहम्मद खान साहब ने भी बड़ी तनकीद की और मामला फिर अगेन वो था कि कुछ लोग पैरा ट्रूपर हैं, नए आए हैं पार्टी के अंदर, उन्हें सियासी कमेटी का हिस्सा बनाया गया। बाकी वो लोग हैं जो छुप गए थे काफ़ी सारे, उनमें से कुछ लोग पार्टी के अंदर, मिसाल के तौर पे हमाद अजहर और मियां असलम इकबाल साहब की तरफ इशारा होगा। और लेकिन सवाल फिर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये नाम सजेस्ट किए थे, उस पर इख्तलाफ क्यों आ रहा है? शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया यूसुफजई साहब, आपने वक्त दिया है। फरा के मैंने आपका भी बयान पढ़ा, आपने कहा कि पार्टी छोड़ने वालों को वर्कर्स बर्दाश्त नहीं करेंगे और एक खुर्रम ज़ीशान साहब हैं, उनका नाम ड्रॉप किया गया। कुछ समझाइएगा यहाँ पे। ठीक है, आपस के आपके इख्तलाफात जो बातचीत चल रही है, लेकिन किसी ने नाम चेंज किए हैं बाद में जो इमरान खान साहब ने बताए थे? देखिए बात यह ना ये इख्तलाफात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात जरूर हुए हैं और स्पेशली वो लोग जो काफी अरसे से पार्टी से वाबस्ता हैं। और जब ये हाल ही में इंटर पार्टी इलेक्शन हुए तो उसमें भी काफी सीनियर लोग थे, वो एक किस्म उससे बाहर रहे। और अब जो दूसरी जो सियासी कमेटी बनी उस कमेटी से भी काफी नाम बाहर रहे और कुछ ऐसे नाम आए जिनमें लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात है कि ये शायद जिस वक्त ये हालात खराब हुए तो ये लोग एक साइड पे हो गए थे और तो उनको जो है ना कमेटी में जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, तो उसमें तहफ़्फ़ुज़ात हुए हैं। लेकिन बहरहाल पार्टी का ये इसमें हम हमाद अजहर साहब और मियां असलम इकबाल साहब को समझें जो कि दे वेंट इनटू हाइडिंग। नहीं, उनका तो खैर मियां असलम साहब ने बड़ी तकलीफें झेली है, मियां अजहर ने भी, उनकी फैमिली ने। ये एक वो है जैसे शहरियार अफरीदी साहब हैं, अली मोहम्मद खान है, तो उनके साथ जो ज्यादा हुई था वो ये तस्वर हो रहा है कि शायद उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात होंगे तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने चाहिए और दूर हो भी जाएंगे, कोई इशू तो नहीं है। नहीं शौकत यूसुफ साहब, उसमें अगर पैरा ट्रूपर कहा जाए, जो मैं लिस्ट देख रहा था उसमें से मेरा ख्याल है शेर अफजल मरवत साहब की बात हो रही है कि वो अचानक आ गए पार्टी के अंदर। देखिए शेर अफजल मरवत और गौहर खान ये वो लोग हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया और पार्टी में आए और एक किस्म की जो एतराज किस पे है सर? मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, तो देखिए ये हर पार्टी के अंदर ये इश्यूज होते हैं जब पार्टी बड़ी होती है, जब लीडर जेल में है और नए गौहर खान हमारे लिए नए हैं लेकिन उनकी कुर्बानियां हैं, तो डेफिनेटली कुछ जो पुराने लोग हैं, नए पुरानों में हमेशा गड़बड़ रहती है। तो कुछ अरसे तक ये हो सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है क्योंकि गौहर बड़ा बासलाहियत है और इसकी वजह से तो उनको ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, खान साहब ने खुद दी है और हम एक्सपेक्ट करते हैं इंशाल्लाह ताला कि वो सब। ये शौकत यूसुफ सही साहब, जो नाम ड्रॉप किए गए, इससे पहले भी ये मामला सामने आया कि कुछ हिदायत अडयाला से कुछ और आती हैं, बाहर आके इंप्लीमेंट कुछ और तरह से हो जाती है। बहुत ज़्यादा वाक़यात नहीं, लेकिन इक्का दुक्का तो बहरहाल इस तरह के थे। अब यहाँ पे क्या मामला है कि अभी भी ये जो नाम आए थे, कहा गया कि सियासी कमेटी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिदायत पर बनाई गई और कुछ नाम उन्होंने वेट करके भेजे थे, उनको ड्रॉप किया गया। चूंकि कुछ लोग एक्सेस है इमरान खान तक, वो जाते हैं, मिलते हैं और वहां से जो चीजें आती हैं तो शायद सीनियर लोग जो बार बार नजरअंदाज हो रहे हैं उनका शायद ये ख्याल है कि ये कैसे हो सकता है कि खान साहब तो कभी भी सीनियर लोगों को नजरअंदाज नहीं करेंगे। सही, स्पेशली वो लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। तो उनका ख्याल है कि शायद उनके साथ ये गेम हो रहा है कि वो आ रहे हैं जी, जो भी होते हैं वो आपस में तकसीम हो जाते हैं, तो हमें क्या मसला, हमारे लिए क्या वो है। तो बहरहाल लेकिन शहरियार, चूंकि मेरी रात को बात हुई है शहरियार अफरीदी से, वो सिर्फ उनके ये तहफ़्फ़ुज़ात थे, उन्होंने कहा जी कम से कम हमसे पूछ तो ले रहा,
फैसले हो जाते हैं अडियाला जेल के बाहर, वो मुलाकात करके जैसे गेट पर आते हैं तो सारे अनाउंस हो जाते हैं। तो कम से कम पार्टी है, उसमें मुशावरत होनी चाहिए, और भी बड़े सीनियर लोग हैं। और ये बड़ा वो उसमें हक बजाने पे शहरयार आफरीदी साहब ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है उनको का जो वो है, वो बिल्कुल हक बजाने पे, इसलिए मेरी रात को बात हुई उनसे, इंशाल्लाह ताला उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है अच्छा, इस वजह से ख्याल है कि इमरान खान साहब के जहन में होगा शहरयार आफरीदी साहब का, उन्होंने कहा भी होगा, लेकिन बाद में जो लोग मिल के आए, जिसमें उमर अयूब साहब हैं, गौहर साहब हैं, शेर अफजल मरवत साहब हैं एंड सम अदर्स, उन्होंने बाद में चेंज किया है फैसला इमरान खान साहब का। नहीं, मेरा ख्याल नहीं किया होगा, लेकिन यही कह रहे हैं क्योंकि इमरान खान के पास जो भी जाते हैं, आपको पता है ना, वहाँ पेन होता है ना कोई कागज होता है, तो डेफिनेटली नाम आ जाते हैं, लेकिन ये कोई इतना बड़ा यूसुफ जई साहब 5-6 लोग भूल जाते हैं, ये भी अजीब सी बात नहीं लगती? 5-6 लोगों को याद नहीं रहता, सारों की याददाश्त खराब हो जाती है ना। सही है, जैसे हम जैसे नाम भूल जाए खैर है, लेकिन शहरयार को तो नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और चलें खैर, आप अगर कह रहे हैं कि भूल के हो जाता है तो मान लेते हैं। बहरहाल ये बताएं कि खातून कोई नहीं है, ये तो बड़ा खासा रहा है आपकी जमात का कि आप हमेशा खवातीन को फोर फ्रंट पे आपने रखा और अहम फैसलों में, अहम सीट्स पर आपने रखा। इस सियासी कमेटी में कोई खातून नहीं है और सिंध से भी कोई नुमाइंदगी नहीं है। वो इतने सीनियर फिरदौस शमीम नकवी साहब, वो भी नहीं किसी के जहन में आए। देखिए, मसला तो है, लेकिन मैंने आपसे कहा वो मसला इंशाल्लाह हम हल करा लेंगे। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, मुझे पता है। जब मीडिया पे अब आ चुका है जी, तो इंशाल्लाह ताला इसका हल निकाल लेंगे। नहीं, वो हल तो चले निकाल लेंगे, लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताइएगा, ये बड़ा सीरियस शहरयार आफरीदी साहब ने भी कहा, इमरान खान साहब ने भी कहा। खान साहब कहते हैं कि हमारे कुछ लोग उधर जाके दूसरी तरफ मिले हुए हैं, पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। शहरयार आफरीदी साहब कहते हैं कि कुछ मुनाफिक हैं पार्टी के अंदर। इस वक्त तो मेरा नहीं ख्याल कि आपकी जमात अफोर्ड भी करती है इस तरह का कोई बंदा, और अगर पता ही है आपको तो फिर उनको सामने लाना चाहिए, निकालना चाहिए पार्टी से। उसमें किस चीज़ से वेट हो रहा है? पार्टी के लोग मिलते हैं, उनको बताते होंगे कि किसका क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, और किसका क्या परफॉर्मेंस है इस मुश्किल के वक्त में। तो जाहिर है वो उन्हीं पे रिलाई करते होंगे ना। अब जब बहुत सारे लोगों का मिलना होगा नहीं तो चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। मैं वही पूछ रहा हूँ, आपके ज़हन में कोई शहरयार आफरीदी साहब से कल रात को आपकी बात भी हुई, आपने उनसे पूछा नहीं ये कौन से पर मुनाफिकों की वो बात कर रहे हैं? कोई तो होंगे, आपके बिल में होंगे, कोई बताना तो चाहिए, सामने लाना चाहिए उनको। नहीं, उन्होंने तो स्पेसिफिक कोई नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग हैं जो इमरान खान को कुछ और बता रहे हैं, और अच्छा। वहीं से आके फिर आपस में मिले हुए लोग हैं कि भाई ये इमरान खान ने ये फैसला किया ताकि कोई आवाज ना उठाए उसके खिलाफ, और ये आपस में बांट रहे हैं। तो ये उनका इल्जाम था, लेकिन बहरहाल शहरयार उसकी फैमिली की कुर्बानियां हैं, बिल्कुल है। हाजी मोहम्मद खान है, तो असद कैसर है, हाँ जी, ये बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुर्बानियां हैं, इनको हम नजर। असद कैसर साहब तो खैर कमेटी का हिस्सा हैं। जी, मैं वैसे कह रहा हूँ, मतलब इनको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल। मेरा अब मैं 96 से हूँ ना, पार्टी के साथ हूँ, और 1997 में जो पहला इलेक्शन लड़ा था पीटीआई ने, उसमें मैं और असद कैसर दोनों शामिल हैं। इसके अलावा सर आपने कुछ सोचा नहीं है? आप जिन लोगों को, मतलब, और जाहिर है कि आप भी पुराने आदमी हैं, आप शहरयार आफरीदी साहब हैं और दीगर लोग, आप लोगों ने कुछ आपस में नहीं सोचा कि यार पता नहीं खान साहब को क्या बताया जाता है, क्या नहीं बताया जाता, या वहां से क्या बात आती है, बाहर आके चेंज तो नहीं हो जाती? खुद क्यों नहीं मिलते आप जाके, क्या मामला है? देखिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ईद से पहले या ईद के बाद खान साहब से मुलाकात हो जाए। सही, बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है, इंशाल्लाह ताला उसको कोई हल निकाल देंगे। शहरयार को फिलहाल हमने कह दिया है कि वो ज्यादा मीडिया के ऊपर इस तरह की बातें और ना करें। जो भी हमारे वो इख्तिलाफात हैं या जो भी हैं, तो वो इंशाल्लाह हम हल कर लेंगे, कोई इतना वो नहीं है इंटरनली उनको सॉल्व करना। लेकिन मीनवाइल यूसुफ जई साहब, ये मामला तो सामने आ गया ना कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक फूट पड़ गई है और आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानात और बड़े सीरियस किस्म के इल्जामात हैं। एनीवेज नंदनलेस साहब कह रहे हैं कि हल हो जाएगा, तो वो लेट्स सी कि क्या उसका मामला बनता है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मेहमान मौजूद होंगे, एक और टॉपिक के साथ वापस आते हैं।
वेलकम बैक। कुछ बात करेंगे बसंत के हवाले से। ये आज ही के दिन हुआ करते थे किसी दौर के अंदर, फरवरी और अर्ली मार्च, तो खैर थोड़ा सा आगे आ गए हम, लेकिन वो ऐसे इंसिडेंट स्टार्ट हुए। एक बड़ा ज़बरदस्त फेस्टिवल था, इसको खूनी फेस्टिवल का नाम दे दिया गया, खूनी इसको खेल कहना शुरू कर दिया गया। और फिर अभी रिसेंटली हमने देखा यहाँ पे बड़ा सीरियस मेजर क्रैकडाउन अगेंस्ट ऑल दोज जो पतंगबाजी में जो पतंगे वगैरह उड़ाते हैं। इसमें कोई दूसरी राय भी नहीं है कि जिस तरह की जितनी वो जो स्ट्रिंग्स हैं, जो धागे हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि उनको वैसे रोकना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल हमने उस सब चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा दी और जाने तो नहीं जानी चाहिए, बट एट द वेरी सेम टाइम रिवाइव करने की भी कोई कोशिश अब तो खैर नज़र ही नहीं आती और किसी किस्म की कोई विल हुकूमत के अंदर भी नज़र नहीं आती। अच्छा, उसके अलावा एक सिविल सोसाइटी हुआ करती थी, वो जब ये सीज़न आता था बसंत का, वो कुछ बातचीत कर लिया करते थे, अब वो भी नहीं होता मामला। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक आपको इंडिया से एक खबर बताऊं। गुजरात अहमदाबाद में, और बड़े फ़ख्र के साथ वहाँ के चीफ मिनिस्टर बता रहे हैं कि ये 625 करोड़ का बिजनेस बन चुका है काइट मेकिंग, एक्चुअली काइट फ्लाइंग, ये जो एक इंडस्ट्री है पूरी। और ये सिर्फ अभी भारत की एक स्टेट की, एक रियासत की बात हो रही है। 13 लाख लोगों को वहाँ पे रोजगार मिलता है। इंटरनेशनल काइट फ्लाइंग फेस्टिवल वहाँ पर हुआ। 68 कंट्रीज वहाँ से लोग आए और उन्होंने दे टुक पार्ट इन दैट फेस्टिवल। पाकिस्तान में नहीं हो सका, मतलब अच्छा था ये हमारा, और ख़ासतौर पे लाहौर का था। चलें स्टार्ट करते हैं विदाउट मच अडू। मेरे साथ यूसुफ सलाउद्दीन साहब मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और बड़ा काम किया है यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने बसंत के रिवाइवल के हवाले से। ताहिर मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, और लाहौर से ताल्लुक़, मेरा भी लाहौर से ताल्लुक़, हम 3 लाहौरी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, और हमने बसंत की वो मेमोरीज हैं सर बड़ी पुरानी, और वो पूरा शहर छतों पर चढ़ा होता था, वो ऐसा नज़ारा कभी देखा नहीं है। यूसुफ सलाउद्दीन साहब, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा दैट यू वर्कड अ लॉट, आपने बड़ी कोशिश की कि किसी तरह से रिवाइव हो मामला। मेरी कल काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के लोगों से बात हुई, 1, 2, 3, 4 काफ़ी सारे लोगों से, उन्होंने कहा एसोसिएशन ही नहीं रही, हमने टीवी पे आके क्या करना, हमने बात ही नहीं करनी इस बारे में। तो वो तो मुझे लगता है कि दिल छोड़ चुके हुए हैं। आपको कोई उम्मीद है अब भी बाकी? देखें, आप देखिए कि कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। देखें, आप देखिए कि ये क्या, जब मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था तो आपने बताया कि हिंदुस्तान में उन्होंने इसको एक प्रॉपर फेस्टिवल, यही होता है जब कोई जो हुकूमतें होती हैं, जब वो देखती हैं कि उनके मुल्क में उनकी फ़ायदे की कोई चीज़ है, तो वो इसको, अब जाहिर बात है। और आप ये सोचिए कि आज से जब बसंत शुरू हुई, हमने इसका रिवाइवल किया, बसंत तो खैर हमेशा से ही होती थी, उस वक्त हिंदुस्तान में बसंत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि मैं जिस साल क्या कहते हैं मिसेस गांधी का उनका असैसिनेशन हुई, मैं फरवरी में मेरी उनसे मुलाकात हुई, मेरी वाइफ मेरे साथ थी, हम उनके साथ चाय पीने गए, तो उन्होंने हमसे कहा, क्योंकि मेरी जो वाइफ के जो मेरे जो इन लॉज थे, मियां इफ्तिखारुद्दीन और बेगम इफ्तिखारुद्दीन, उनके बहुत गहरे ताल्लुकात थे पंडित जवाहरलाल नेहरू से और मिसेस गांधी से। वो कई दफ़ा लाहौर में इनके घर आके ठहरी, पंडित जी भी उनके यहाँ ठहरे, महात्मा गांधी जी भी उनके यहाँ ठहरे, तो उनके बड़े खास। तो उन्होंने हमसे कहा कि मैं तो आपको इतवार वाले दिन बुलाना चाह रही थी, लेकिन आप क्यों जा रहे हैं वापस? तो मैंने कहा मिसेस गांधी, बिकॉज देयर इज़ बसंत इन लाहौर। तो एकदम उनका चेहरा खिल गया। उन्होंने कहा पाकिस्तान में बसंत होती है, हमारे यहाँ तो होती नहीं है बसंत। तो ये हाल था। अब आप देखें कि उन्होंने, अब क्या कहते हैं, उद्देश्य, जब हमने यहाँ बसंत को मैंने इसका रिवाइवल के लिए कोशिश की, फिर मेरे साथ कामरान रशारी साहब जब यहाँ आए एज DGPHA, पहली दफ़ा हुकूमत ने भी कोई थोड़ी बहुत, बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट्स, उन्होंने कोशिश की, और हमने इसको बिल्कुल एक प्रॉपर फेस्टिवल जो था की तरफ जा रहा था। और ये जो क्या कहते हैं, ये बात कर रहे हैं, लास्ट जो बसंत हुई थी, ऑलमोस्ट 3.2 बिलियन रुपीज़ जो थे वो इस जो लोगों ने अखराजात किए, ये वो पैसा था जो ऊपर से लेके नीचे तक लिटरली गया। जो काइट्स बनाते थे, जो डोरे लगाते थे, जो चूड़ियाँ बनाते थे, जो दुपट्टे रंगते थे, जो कबाब लगाते थे, जो जिनका टेंटेज का काम था, एक पूरी इंडस्ट्री बन गई थी और बनती जा रही थी। और ये बीच में, अब देखें, ये नहीं है कि हिंदुस्तान में ऐसे वाक़यात नहीं हुए, वहाँ भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपना फेस्टिवल ख़त्म नहीं किया, उन्होंने उसको सेफ बनाया। तो ये मेरा मत पता नहीं, शायद हमें आदत ही पड़ गई है कि हम लोगों से मांगता हैं कि गुजारा करें। अगर हमारे अपने यहाँ कोई ऐसी कोई चीज़ होती है
कि जो जिससे कोई हम अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, एक अच्छा नाम पाकिस्तान को दे सकते हैं। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि ये जो कातिल डोरे हैं, भाई आप जाके पकड़े उनको, आप दो बच्चों को पकड़ लेते हैं, आप जाके उनको पकड़ें जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उनकी तरफ तो आप जाते नहीं। कोई आपने कानून या कोई रूल्स कुछ नहीं बनाने की कोशिश ही नहीं कभी की, इस तरफ देखा ही नहीं है कभी। कभी ये भी एक चीज़ है, ये इतना बड़ा फेस्टिवल बन जाता था, इट वुड हैव अर्न्ड बिलियंस फॉर पाकिस्तान। एब्सोल्युटली सर, एक दौर के अंदर तो मुझे याद है कि लाहौर में मेरा ख्याल है 2004 में आखिरी बसंत हुई थी, जो प्रॉपर जिसको आप कह सकते हैं, और हमारे दोस्त मुख्तलिफ दूसरे शहरों से आया करते थे लाहौर। फिर उसके बाद ये हुआ कि लाहौर का ही फेस्टिवल था ये, उसके बाद ये हुआ मलिक साहब के और शहरों में चली गई। हम सुनते थे जो गुजरांवाला बसंत हो रही है, पिंडी बसंत हो रही है, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। वहाँ भी खैर अफसोसनाक वाक़या है जो भी पिछले दिन हुआ, फैसलाबाद में हुआ, लेकिन ये गले नहीं थे कटते होते, बहुत पहले की बात है। उसकी बड़ी एक सिंपल सी रीज़न है, ये जो धागे हैं वो इतने मजबूत हैं कि आप उसके साथ एक पूरी चारपाई ऊपर खींच सकते हैं। भाई वो जो स्पिनिंग मिल्स बना रही हैं, आप उन पे क्रैक डाउन करें। ये अगर इंपोर्ट कर रहे हैं आप, वहाँ पे इस पे पाबंदी लगाएं, रोका जा सकता है मामले को। देखिए मेरी बात सुनिए, सॉरी टू कट यू। देखिए बात यह है कि कॉटन के धागे होते थे, अब ये जो धागा आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये वो पॉलिएस्टर है कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स में इस्तेमाल होता है। उसके ऊपर लोहे का बरोथा लगा के और केमिकल्स के साथ जब उसका बनाते हैं उसकी डोर को, वो तो बिल्कुल तलवार की तरह है ना, वो कटती है। और ये आप ये देखिए कि तमाम के तमाम जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, जो हादसे हुए हैं, वो मोटरसाइकिल पे, क्योंकि मोटरसाइकिल पे होता ये है, लोगों को वैसे कम पता है कि किस तरह ये गर्दन कटती। अगर होता ये कि अगर गुड्डी मेरी कटी हुई है और मैं डोर अपनी तेज़ी से खींच रहा हूँ, वो जाहिर ही है वो डोर जो है वो ज़मीन पे भी गिरेगी। और जहाँ जहाँ खुले मैदान हैं या खुली सड़कें हैं, वहाँ अगर कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है तो वो ही कैन कम राइट अक्रॉस इन द लाइन ऑफ जो डोर। बिल्कुल बिल्कुल, जब कहते होते थे वो तेजी से। और लेकिन वो बात वही है, इसको कंट्रोल करना कोई बहुत बड़े कोई रॉकेट साइंस नहीं है मलिक साहब। यहाँ पे कोई ना विल नजर आती है, ना कोई विजन नजर आता है, ना एहसास नजर आता है। और एक सकाफती फेस्टिवल था यार लाहौर का, बिल्कुल ही खत्म कर दिया, चलें पूरे पाकिस्तान से उड़ा दिया। पता नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि लफ्ज़ ट्रेजिडी बनता है या कॉमेडी बनता है, ये दोनों लफ्ज़ बनते हैं। ट्रेजिडी भी है, कॉमेडी भी है, क्योंकि रियासत अगर आप रियासत की डेफिनेशन करें ना, तो रियासत का काम ये है कि दुनिया की मेरा ये वहाँ दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है बसंत के हवाले से। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री देखें ना, अगर 5-6 हज़ार साल की जो तारीख है दुनिया की तारीख में, वहाँ ये शहर है जहाँ पे हम बैठे हैं लाहौर में, कि किसी शहर ने रियासत के बगैर, किसी इदारे के बगैर पूरा शहर रात को जागा है। मतलब ये बहुत बड़ा एक फिनोमेना है। मैं ऐसा बताऊँ, ये एक सोशियोलॉजिस्ट के लिए क्वेश्चन है कि यार दुनिया में एक ऐसा भी शहर था जिसके सारे शहरियों ने बगैर किसी रियासती अपना कहना चाहिए मदद के सारे रात को जाग रहे हैं, और सारे घर में लाइट है और एक मेला, और अगली सारे दिन छत पे चढ़े हुए हैं। ये तारीख का मतलब मेरा ख्याल इंसानी तारीख में सबसे, अगर आपके ना पाकिस्तान या पंजाब की दुनिया की तारीख में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो मैं कहूँगा बसंत की रात। दिस इज़ दी ओनली थिंग हमने जो ईजाद किया। या फिर हमने और भी बड़ी चीज़ें ईजाद की हैं, जिस कत्लो गारत की वो बड़ी हमारे पास चीज़ है, मगर कोई पॉजिटिव चीज़ तो मैं समझता ना वो एक ही चीज़ है हो सकती है। अगर दूसरा जो सवाल है जो आप कॉमेडी है, देखिए रियासत का काम नहीं होता कि कोई देखिए एक कल्चर है, पंजाब का एक कल्चर है, बहार उसमें आती है। अब ईरान में जो जश्न बहारा है वो जो पूरा मेरा 15 दिन का है, तो यहाँ की एक सेलिब्रेशन है। अब सवाल ये है कि अगर रियासत सेलिब्रेशन को, जो उसमें गंदगी आ रही है, जो दाती डोर है, उसको कंट्रोल की बजाय आपने वो त्यौहार ही ख़त्म कर दिया। मेरा बाप से सवाल है, ये बड़ा क्रिकेट करते हैं ना पाकिस्तानी की, अंग्रेज़ों का ये इंग्लिश बोलने वालों का खेल है, जिनकी नीली आंखें होती हैं वो इंग्लिश में अपना LBW करते हैं। तो भाई उस ज़माने में भी जब वहाँ पे बाउंसर पड़ते थे तो सर फटना शुरू हो गया, तो बंद करो क्रिकेट को। किसी तुम्हारे जैसे सियाने आदमी ने कहा ये इसका हेलमेट सोल्यूशन है, हेलमेट आ गया, वो मसला हल हो गया। अब हमारी जो रियासती ढांचा है, जो हमारे हुक्मरान है, उनका तरीक़ाकार क्या है? अगर यहाँ पे असूली तौर पे हमारी अजीम जो CM साहबा हैं वो फैसलाबाद गई हैं उस घर में जहाँ पे बंदे की डेथ हुई है बसंत से, उसी दौरे में नवाज शरीफ के साथ वो एक बंदे के घर में गई हैं जो जहरीली गैस से मर गए, जो गटर में नीचे गया। तो उनको असूली तौर पे जो उनका फार्मूला है, उनको गटर भी पाकिस्तान में बंद कर देने चाहिए थे। उनके पंजाब में सारे गटर बंद कर देने चाहिए थे, ताकि सारी गंदगी जो है ना हमारी वो सड़कों पर आ जाए, क्योंकि एक बंदा मर गया।
अगर आपकी मोटरवे पे कोई एक्सीडेंट होता है तो आपको मोटरवे बंद कर देनी चाहिए। अगर कोई बंदा अपना साइकिल से किसी का हादसा हो गया, ट्रैफिक हादसा हुआ है, तो आपको ट्रैफिक बंद कर देनी चाहिए। अगर रेलवे का कोई हादसा होता है तो फिर आपको रेलवे भी बंद कर देना चाहिए। अगर कोई हवाई जहाज़ गिरता है तो आपको हवाई जहाज़ भी बंद कर देना चाहिए। तो मुझे तो कोई इसकी लॉजिक रोड एक्सीडेंट्स में मलिक साहब, जितने लोग रोड एक्सीडेंट में हर साल मरते हैं उतने दहशतगर्दी से नहीं मरे आज तक कलेक्टिवली जितने रोड एक्सीडेंट में। यार बिल्कुल एक सिंपल बात है ना, ये आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है रियासत की। वो दाती डोर पे जो मर्जी एक्शन ले, फांसी दे, गिरफ्तार करे, इंपोर्ट रोके, एक्सपोर्ट रोके, जहां बनती है। मसले का हल ये है, बसंत को खत्म करने का। आई एम फेल टू अंडरस्टैंड। बात आपकी ठीक। बहुत शुक्रिया मियां यूसुफ सलाउद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो उन्होंने अपनी मेमोरीज शेयर की, वो जाहिर है कि मतलब उदास ही करती हैं वो। खैर एनीवेज ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। वो मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहे थे, अभी सीएम पंजाब है, उन्होंने एक तरकीब एक नहीं कि ये तो सब ठीक है कि यहाँ पे क्रैकडाउन वो कर रहे हैं और उन लोगों के खिलाफ करना भी चाहिए जो इस तरह की कातिल डोरे बनाते हैं, बट एट द वेरी सेम टाइम और वो ले सकते थे मेजर्स कि जिससे इसको रिवाइव किया जाए, पैसे कमाए जा सकते हैं और फिर एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का दुनिया भर को जाता था। अब तो खैर बड़ा करख्त हो चुका वो इमेज, लेकिन उन्होंने एक और तरकीब निकाली। उन्होंने एक और दूसरे सूबे पर इसका सब मलबा फेंक दिया कि ये वहाँ से KP से ये सब कुछ यहाँ पे आ रखा है। गुफ्तगू को जारी रखेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। बात हम कर रहे थे कि सीएम पंजाब साहिबा ने जो काइट फ्लाइंग ओवरऑल जो कह लें उसका जो पैराफर्नेलिया होता है, डोरें, पतंगें और सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसके हवाले से एक बयान दिया। वो भी एक ट्रेजेडी सी है, देखें ज़रा। मैं उस बच्चे को फैसलाबाद उसके घर भी गई जो इसमें अपनी जान से हाथ धो बैठा, 22 इयर्स का लड़का था। जब हमने क्रैक डाउन किया मुझे पता चला कि वो मेटल इंक्लूजन्स वाली जो स्ट्रिंग है वो सारी KPK से आ रही है और ऑनलाइन बिक रही है। मलिक साहब ऑनलाइन बिक सकती है, होगा बिल्कुल, लेकिन उसको उठा के सारा कुछ वो KPK पे डाल देना और एट द वेरी सेम टाइम एवरीवन नोज कि मतलब जो राइवलरी है यहाँ पे गवर्नमेंट की वो उस पार्टी के साथ है जिसकी हुकूमत KP के अंदर है। मुझे ये बयान थोड़ा सा इनसेंसिटिव लगा, कीपिंग इन माइंड कि मतलब शी इज़ अ चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस, सूबे की वज़ीर आला है। देखें बाजवा, जो मैंने पहले भी बात की है, देखें हुकूमत का काम है इंतज़ामी। ये जितना बसंत का ये सारा इंतज़ामी फेलियर है। अगर वहाँ से आ भी रही है, मैं मिसाल दूँ तो मैंने रोकनी है, आपने रोकनी है। डोर जो बना रहा है गलत बना रहा है वो मैंने पकड़ना है, आपने पकड़ना है। डोर के साथ जो दांत लग रही है या जहर लग रहा है वो मैंने रोकना है। 19 साल से आप ये काम कर रहे हैं और अभी तक आप ये मसला नहीं हल कर सके, बजाय आप शर्मिंदा हो और आप उसको पोलिटिकली बेनिफिट ये लेना चाह रहे हैं कि वहाँ पे जी इमरान खान की हुकूमत है और वो यहाँ पे दांत बेच रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जो मेरा असल सवाल है कि 55 साल एक 5000 साल से पुरानी एक ट्रेडिशन है इस सोसाइटी की। मैं आपको एक और इसकी मिसाल देता हूँ। आपने उनकी पसंद छीन ली यार, वो बसंत जिसका अभी यूसुफ सलाउद्दीन साहब फरमा रहे थे 2.3 बिलियन, इसका मतलब है 20 साल के बाद ये तकरीबन 100 बिलियन से ऊपर चला गया। 100 अरब से ज़्यादा का बिजनेस है। इंडिया का जो आपने डाटा दिया वो 650 करोड़ का दिया, इंडिया का रुपया 3 रुपया का। नहीं ये भी सुनो, 3 करोड़ वो बनता है, कोई 2000 करोड़ से ऊपर जाके बनता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आप यार, रियासत का काम होता है जो कल्चर की प्रोटेक्शन करे, समाज की प्रोटेक्शन करे, तहजीब की प्रोटेक्शन करे। आपने इतनी बड़ी इंसल्ट कर दी। और मैं अब आपको बताऊं असल इशू क्या है। यही पंजाब था। मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जब गलत साबित हुआ वो एक जगह पे साबित हुआ। मेरा ख्याल था कि पंजाब इधर से इधर हो जाए। जो इनकी ट्रेडिशन है शादी की, रातों को जागना और ये करना वो करना, ये 10 बजे कभी शादी ख़त्म ही नहीं हो सकती। ऐसे है ना, तुम्हारी तो उम्र छोटी है। मैं 1% नहीं बिलीव करता। रियासत आई, आज कोई मुझे शादी दिखा दो 10 बजे के बाद हो जाए। तो अगर आप शादी आपने बस पंजाब की ख़त्म कर दी 10 बजे तक, तो फिर आप डोर ख़त्म क्यों नहीं कर सकते? मेरा आर्गूमेंट बसंत पे है ही नहीं। मेरा सिंपल आर्गूमेंट ये है कि हुकूमत रियासत का काम है इंतज़ाम करना, और जितना भी फेलियर ये आपका फेलियर है 19 साल से। अब बताओ इसकी रीज़न मैं तुम्हें बताऊँ कि फेलियर इसलिए है कि पहले ये हुक्मरानों ने यहाँ की महंगाई, बंदा यहाँ का परेशान है, पॉलिटिकल तनाव है, तो ये पहले एक देव बनाते हैं, खूनी डेथ। परसों लाहौर में 5 बंदे मर्डर हुए हैं, 5 बंदे मर्डर हुए हैं। बंद करो सारे चाकू, बंद करो सारी पिस्तौलें, सारे लाइसेंस जलाओ, सारी चीज़ें छीन लो।
फेलियर आपका इंतजामिया का है और आप सारी बसंत देखें कि ज्यादातर स्पिनिंग मिल्स जो हैं जहाँ पे धागा बन रहा है वो पंजाब के अंदर मौजूद है। आप वहां पर क्रैक डाउन कर सकते हैं और बड़ा इफेक्टिवली कर सकते हैं। फिर उसके अलावा जिसको कह रही है कि वो मेटल लगता है, वो धाती डोर नहीं, वो तो मोटरसाइकिल की क्लच की तारें काट के, वो कहाँ पे केपी में बनती हैं। ऊपर को केमिकल लगाना या बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत धागा है तो उस पर क्रैक डाउन किया जा सकता है। थोड़ी सी ऑफ द ट्रैक ये है भी लाहौर से ना सर, मुझे तो ये है कि मतलब उन्होंने भी देखी होगी बचपन के अंदर, उनकी शी वाज बोर्न इन ग्वालमंडी, हार्ट ऑफ लाहौर। तो मैं वही कह रहा हूँ, मतलब उनको नहीं है एहसास। इमरान खान साहब की जंप पर लाहौर थी सर, नहीं वो उनको भी नहीं आया। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये इसके फायदा क्या है? देखिए आप बड़े हीरो बन जाते हैं, वो आपने एक गर्दन कटी और आप कितने जबरदस्त एक्शन कर रहे हैं, इसमें पुलिस को भी बड़ा फायदा है। पुलिस को अगर आप ये कहना कि आप धागा पकड़ें तो वो काम करना पड़ेगा, पुलिस के वारे नहीं आ रहे हैं, आप बच्चे को पकड़ लें, बाप से पैसे भी लें, जलील भी करें। अच्छा सर आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, मैं आपके साथ एक और खबर शेयर करता हूँ। कल की एक खबर है और वो खबर ये है कि सुबह टेक सिंह में घरेलू झगड़ा था और झगड़ा इस बात पर था कि पैसे नहीं है अखराजात के लिए। अब बीवी को वो शख्स देता नहीं था, उसने जहर दे दिया अपने 5 बच्चों को और अपनी बीवी को और ख़ुद भी खुदकुशी कर ली। ये 6 लोग इस चीज़ से जान से गए। दूसरी खबर, अच्छा वो भी कल की है, वो ये कि IMF का बेल आउट पैकेज वो हमें वो चाहिए, वो 1.1 बिलियन है कि पता नहीं कितना, हाँ इतना जो हमें चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो आपको याद होगा, वो कहते हैं कि हम जाते हैं बाहर तो वो कहते हैं मांगने आ गया है, शर्मिंदगी होती है, आंखों में आंखें नहीं हम डाल सकते। एट द वेरी सेम टाइम कल क्या हुआ है, उन्होंने वज़ीर आज़म ऑफिस के जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए 4 बोनस तनख्वाहों का फैसला किया, मंजूरी दे दी है उसकी। और ये जो तनख्वाहें हैं ना, ये जो चार बोनस देने हैं मलिक साहब, ये 27% पे आपकी ओवरऑल इन्फ्लेशन है, लेकिन ये 23% सूद पे बैंकों से पैसे लेके PM हाउस के जो मुलाजमीन हैं उनको ये ईदी दी गई है 4 तनख्वाहों की। इससे पहले काकड़ साहब ने दी थी, उससे पहले शहबाज शरीफ साहब जब PDM गवर्नमेंट में थे तब भी उन्होंने दी थी। अच्छा पंजाब के अंदर जो आपके वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब जो तब थे निगरान वज़ीर आला, उन्होंने भी पंजाब के अंदर दी थी। अवाम, अच्छा एक तरफ वो है कि वो उतने बंदे लोग की खुदकुशी कर रहे हैं, खाने को कुछ नहीं है घरेलू झगड़ों के ऊपर, और दूसरी तरफ ये किसकी ये रिश्वत समझें इसको, ये क्या जरूरत क्या है इतने बड़ी बड़ा एक बोनस ही सिर्फ ऐसे बड़ा होता है। नहीं एक भी किस तरह होता है यार। देखिए बात सुने, ये सारा स्ट्रक्चर आप किस लिए बनाया? सजना महफल असर तेरे लिए सजाइए। ये जो रियासत है, ये सरकारी मुलाजम है, किस लिए बनाया हमने? हमने बनाया टू सर्व दी पीपल। यस, पीपल आर सुप्रीम। आपने आम बंदे यार, ये जो हमारे हुक्मरान है, वैसे तो मेरा बड़ा दुख है मेरे अंदर से, वो दुख ही नहीं जा रहा चीमा साहब के बच्चों की फ़ीस का। मैंने तो ऑफर भी लगाई थी कि मैं भी पैसे कुछ डालूंगा उसमें। इतने इनके बेचारों के दुख हैं यार। मुझे ये बताओ, 18,000 अरब से ये चलती है रियासत, क्या ये अवाम को बिजली दे पाई है? क्या ये अवाम को अमन मान दे पाई है? क्या ये अवाम को महंगाई से जान छुड़ा पाई है? क्या ये बेरोज़गारी से जान छुड़ा पाई है? मैं 76 साल का क्वेश्चन को कर रहा हूँ। एक अचीवमेंट नहीं सरकारी सारे स्ट्रक्चर की। PIA इन्होंने बर्बाद कर दिया, स्टील मिल इन्होंने बर्बाद कर दी, रेलवे को जहाँ जाते हैं तो बहुत बर्बादी करते हैं और कर्जे लेके मुल्क चला रहे हैं, उनको आप इनाम दे रहे हैं यार। खुदा का वास्ते मेरे टैक्स पे 60% आपने बना दिया, 25% आपने किया। अच्छा मलिक साहब, आप भी तो पुलिस में हुआ करते थे, आप दुख नहीं होता कि आपने तो बोनस मिल रहे होने नहीं? बोनस नहीं, मैंने इसलिए छोड़ी थी ना कि मैंने तब ही कहा था उस जमाने में, मुझे समझ आ गई थी कि पाकिस्तान के 1% ताकतवर लोग हैं, उनका यहाँ नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनको मैंने हाथ नहीं लगाना। बाकी 99, क्योंकि आई वॉज रैंक इंस्पेक्टर, 23 साल मेरी उम्र थी, तो 99 मेरी बकरियाँ थी। मैं जिसको गिरेबान से पकड़ूँ, आई वॉज अबव दी लॉ। तो मुझे ये समझ आई, मैंने रिज़ाइन में लिखा कि मैं इसलिए ये काम नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ सिटीज़न बराबर नहीं है। यहाँ तो हर बंदा सिटीज़न है, तो यहाँ बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन थी, कोई MN है छोड़ दो, फ्यूडल है छोड़ दो, बड़ा ऑफिसर है छोड़ दो, 21वें स्केल से ऊपर है छोड़ दो, बाकियों को पकड़ लो। बाकी से कौन मुराद है? अवाम। तो यही काम है कि ये लोग ये समझते हैं, असल में जो रीज़न है ये मुगलिया दौर के लोग हैं, जितनों के आपने नाम लिए, इसमें कोई भी डेमोक्रेट्स नहीं, कोई मॉडर्न इंसान नहीं है। ये अपने आप को समझ रहे हैं जंगीर, ये समझ रहे हैं अकबर, कि हमने ना, हमारा मुलाजम है, हम ज़िले सुबानी हैं और हमने उनको इनाम देना। भाई तुम इनाम नहीं दे सकते, तुम बादशाह नहीं, तुम सर्वेंट हो। कम अज़ कम यही बता दें किया क्या है, कौन सी ऐसी खदमात आला उन्होंने सर अंजाम दी है कि जिनके एवज उनको ये मिल रहा है। अच्छा मज़े की आपको ब्रेक की तरफ पर जाना है। पिछले साल ना मलिक साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर के अंदर, शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त ये वज़ीर आज़म थे PDM गवर्नमेंट में और नीचे निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब थे। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसी के अंदर उन्होंने ये फरमाया कि आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, शर्म आती है, लोग कहते हैं फिर मांगने आ गया। ये सब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है। वो हमारे एक दोस्त हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, रमीज़ खान साहब, वो
बीट कवर करते हैं, तो उन्होंने एक सवाल पूछा उनसे कि सर आप तवातुर के साथ ये कह रहे हैं कि मुल्क दिवालिया होने लगा था, मुल्क अभी भी दिवालिया हो सकता है और हमने इसको बचाया और अभी भी आगे खतरा मौजूद है, हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे आवाम पे। आपको याद है कि 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दो, फिर अगले दिन 28 रुपये फिर बढ़ा दो, ये सब मामला चलता रहा। तो इस सब के बावजूद आप उस वक्त इन्होंने पता क्या किया था? उस वक्त इन्होंने 35% एड हॉक रेज दे दिया था पे के अंदर, फेडरल एम्प्लॉयज की भी और पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने भी। तो उन्होंने कहा सर ये दो बातें समझ नहीं आती, एक जगह आप कहते हैं कि जनाब दिवालिया होने लगा मुल्क, दूसरी जगह आप ये रेस दे रहे हैं और तीसरी जगह पे अवाम महंगाई से पिसे हुए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं वो 35 नहीं है, वो 15 होगा। अच्छा भी आई गई बात गोल हो गई। उसके बाद मलिक साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन एयर हुई टीटीवी के ऊपर, ये सवाल निकाल के की गई। यार देखिए ना, वही बात है, निकाल ही दिया। हमें ये सोचना पड़ेगा कि रियासत किस लिए हमने बनाई है। हमने रियासत इसलिए बनाई है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी अच्छी गुजारें, उनको अमन अमान मिले, ज़िंदगी के तरक्की के मौके मिले, वो अपनी ज़िंदगी अपने मज़हब अपने ख्यालात के मुताबिक गुजारें। आप हमसे बसंत भी छीन ली है, आपने हमारी ज़ुबान का भी बेड़ा गर्क कर दिया और हमें सर्विस भी कोई नहीं दे रहे, पैसे हमसे लेते जा रहे हो। और ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, इस मुल्क का जो सबसे अमीर तरीन आदमी है ना, जब वो 100 रुपये का कार्ड लेता है ना टेलीफोन का, वो भी 45 रुपीज़ देता है। और इस मुल्क का सबसे गरीब तरीन आदमी भी 45 रुपीज़ देता है। और इतना प्रोपेगेंडा कि लोग टैक्स नहीं देते। पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में है जहाँ सबसे ज़्यादा इंडायरेक्ट टैक्सेस है। यार मेरा पॉइंट है। और मैं दूसरी चीज़ आपको बताता चलूँ, ये जितने भी लोन है ना, आपको कहानियाँ सुनाते हैं IMF से पैसे लेना है, पाकिस्तान खतरे में है, पाकिस्तान डिफॉल्ट करने लगे। खुदा की कसम इसमें पाकिस्तानी अवाम का कोई अमल दखल नहीं, ये सारा रियासती खर्चा है, ये सारे सरकारी मुलाजिम है। प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हो रहा है। मुक्ति गल जो मुझे समझ आई है वो ये है कि वो जो नगमा है, हम है खाम खा इसमें, ये वतन तो नहीं, हम हाँ नहीं, ये गलत बात। हम है टैक्स देने के लिए, ताकि ये इस तरह बादशाह सलामत चलते रहे, ये मराद देते रहे, ये इनामत देते रहे, ये नवाजते रहे और हम टैक्स देते, खराज देते रहे। हम हाँ नहीं है, ये गलत बात आप कह रहे हैं। हम नहीं है, चलें ठीक है। वैसे खाम का ही ना मिलता तो हमें नहीं, खाम यार हम नहीं होगी तो ये कहाँ से पैसे लेंगे फिर? सही बात, बांटेंगे किस तरह यार? इस तरह तो ना करो। अच्छा जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, अपना फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मिलते हैं।